गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 178 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 178 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं? बताइए, किस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, लोहा या इनमें से कोई और? सल्फर की कमी से, बी है इसका आंसर। तो सल्फर पौधों में प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने पर पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं एवं पौधों में फल नहीं बनते। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताइए कौन सा करेक्ट है। मैग्नीज की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। मैग्नीज की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। किसी से भूरी पड़ गई, किसी से पीली पड़ गई। भूरी किससे हो गई? मैग्नीज की कमी से, और पीली पड़ गई सल्फर की कमी से। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पौधों के लिए, और इसकी कमी से पौधों की पत्तियाँ भूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, आम का लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है, और नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। कौन सा करेक्ट है? करेक्ट है, इंटरचेंज करेंगे। लिटिल लीफ यानी पत्तियों का छोटा पड़ जाना, बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर, याद रखिएगा। मटर का मार्स रोग बताइए, निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? मटर का मार्स रोग, जिंक, मैग्नीज, कॉपर। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। तो देखिए, मटर का जो मार्स रोग है वो मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ठीक है, एक थंबनेल पर प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा ऊपर वाला, और ये प्रश्न देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फूल गोभी का विप्टेल रोग मोल्बिडेनम की कमी से होता है, और पत्तियों की हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मोल्बिडेनम की कमी से होता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर आता है यूपी पीसीएस में, इसलिए ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, 4 से 6 कम से कम। निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। देखिए, दृश्य, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इन से कहीं अधिक होती है एक्सरे की। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। तो एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। खतरे के जो संकेत होते हैं उनको लाल प्रकाश से दर्शाते हैं, क्यों? यह सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है, गलत है। इसका हवा में अवशोषण कम होता है, ये भी गलत है। इस क्या लिखा है, ये जो भी लिखा है ये आरामदायक नहीं है। यहाँ लिखा होना चाहिए था यह आँखों के लिए आरामदायक है। ठीक है, तो गलत है। सही उत्तर है, लाल रंग का जो प्रकीर्ण होता है, जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग कम होगी तो कम फिसलेगा, कम फैलेगा। ठीक है, एकदम दूर से बिंदु गोले की तरह दिखाई देगा, यानी वेवलेंथ अधिक है। तो ये सब पता होना चाहिए कि कम क्या है, कम प्रकीर्ण होता है, अधिक होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। तो खतरे के जो संकेत हैं वो लाल रंग का प्रयोग उनमें करते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश जो है उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और वेवलेंथ होती है अधिक। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। तो प्रश्न कई बार आपके सामने आया होगा, क्या है इसका उत्तर? वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। टकरा कर लौटती है वापस। ठीक है, नहीं लौटेगी तो उनको लगा कोई मार्ग में है नहीं, तो उड़ते रहो। टकरा कर आ गई तो उनको लगेगा कि कुछ सामने जो है पिंड है, कोई वस्तु है, तो हमको बचना चाहिए वहाँ से, या साइड होकर निकलना चाहिए।
तो चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनिक तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यह तरंगे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे उसे सामने अवरोध का पता चल जाता है तथा वह इनसे आसानी से रक्षा करता हुआ रात्रि में उड़ता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है बताइए? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है अर्थवर्म यानी केंचुआ। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म अर्थात केंचुआ मिट्टी को उथल पुथल करके उनमें वायु वातन करके जो है उसको उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। इसी कारण केंचुआ जो है किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केंचुए प्राकृतिक हलवाहों का काम करते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है क्या है वो? कवक, शैवाल, हरित सब्जी या पशु का मांस? इनमें से कुछ नहीं है, फंगस है वो। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कुछ नहीं है, ऊपर वाला होगा ऑप्शन नंबर 1 कवक है, कवक। तो रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है कवक होता है। काफ़ी अच्छा इसमें मात्रा में प्रोटीन होता है और जो लोग शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो मांस की कमी को पूरा करने के लिए इसको खाते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है। विटामिन के। विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ए से लेकर के तक। इनके रासायनिक नाम भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके पता होने चाहिए। जैसे सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ए का क्या है रेटिनॉल, के का क्या है फ्लोक्विनोन, बी में B1 है। ठीक है, B1 का क्या है थायमिन, B2 का क्या है राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन। ठीक है, B3 का नियासिन हो गया, B6 का पायरोडॉक्सिन हो गया, B7 का बायोटिन हो गया। ये सब पता होने चाहिए आपको। B12 का साइनोकोबालामिन, डी का कैल्सीफेरल, ई का टोकोफेरल। तो रुधिर स्कंदन में विटामिन के प्रभावी होता है, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। और हरी सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है ये। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? सबसे लंबी जो हड्डी होती है मानव शरीर की वो जांघ में होती है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत है जबड़े की मांसपेशियां। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में पाई जाती हैं। साबुन के बुलबुले का जो आंतरिक दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, अधिक है, कम है या उपरोक्त में से कोई नहीं? साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से कहीं अधिक होता है। तो साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, किंतु वायुमंडल से अधिक होता है। स्वर्णकार जो होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया या उसको बोलते हैं अम्लराज। बचपन में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में केमिस्ट्री में। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? का नहीं है, तथा है वो। बताइए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होता है इसमें, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता, तो सल्फ्यूरिक को एलिमिनेट कर दीजिए। सिट्रिक से कहाँ हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया अम्लराज नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट तो झूठ का पता लगाने के लिए है। ठीक है, रेडिएटर है ये। ट्रैक्टर में देखा होगा आपने रेडिएटर रखा रहता है, और आपने देखा होगा स्पोर्ट्स बाइक में, ठीक है, जो R15 है उसमें आपको मिल जाएगा रेडिएटर। बुलेट 350 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका इंजन खुला है। जो हाई सीसी की है, हाई सीसी से चलो इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कवर्ड इंजन। ठीक है, कवर्ड इंजन प्लस हाई सीसी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उनका जो इंजन होता है ना, वो आगे से डिज़ाइन इस तरह की बनाई होती है, साइड से वो कवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ आगे की तरफ लगा रहता है वो रेडिएटर, उसको ठंडा करने के लिए इंजन को। ठीक है, चलिए। तो देखिए मोटर गाड़ियों में इंजन को ठंडा करने के लिए जो है रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये साइंस के 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।